हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका क्यूरियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है शोएब। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जानी थी और हमने डिस्कस किया था क्या इसका सिलेबस। इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ के बारे में और डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कौन कौन सी होंगी? एक तो होगा आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, एक होगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर आगे। तो देखिए, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है उसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। देखो, जो भी हम काम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं, चाहे भले ही वो बिजनेस पर्पस की हो या फिर नॉन बिजनेस पर्पस की हो, उसको करने से पहले हमारे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। आपको याद हो तो लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी मैनेजमेंट की, तो क्या कहती है कि मैनेजमेंट क्या करता है, वो सारे काम करता है जिससे कि वो अपने बिजनेस के टारगेट्स को अचीव कर सके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब वो टारगेट कौन कौन से हैं, उसी चीज के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा एक इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कुछ आप नया पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको लगेगा कि ये तो हमने 11th में पढ़ के आए हैं, ठीक है, वही चीज़ है वापस से। तो उसको मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करो जैसे कि ये एक बिजनेस है, ठीक है, ये एक बिजनेस है। अब इसको रन कराने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर एक सिस्टमेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दे रखा है, मैनेजमेंट। ठीक है, इसको हम मैनेजमेंट बोल देते हैं। अब देखो, ये जो बिजनेस है इसके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। वो कौन कौन से आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे इसके? एक तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इसका, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो सीधा सीधा रिलेटेड होता है किससे, बिजनेस से। वो कौन सा है हमारा? इसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, इकोनॉमिक या फिर ऑर्गेनाइजेशनल इसको बोला जा सकता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और सेकंड ऑब्जेक्टिव हमने क्या डिस्कस सेकंड ऑब्जेक्टिव आपने क्या डिस्कस किया था वहां पे, सोशल। और इसके बाद हमने पढ़ा था इंडिविजुअल, या फिर इसको आप एक और नाम से जानते हो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो देखो, ये जो बिजनेस है इसके तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स अपने क्लास 11 में डिस्कस किए थे। अब मैनेजमेंट क्या बिजनेस से अलग चीज है? नहीं, बिजनेस को चलाने के लिए ही हम मैनेजमेंट करते हैं, उसके अंदर एक सिस्टमेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि हमारे जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके। तो आपको क्या इससे थोड़ा अंदाजा लग पा रहा है कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं? आप में से बहुतों ने ठीक अंदाजा लगा लिया होगा। देखो, जो अल्टीमेटली बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट भी उन्हीं को मतलब कि अचीव करने की कोशिश करेगा, इनसे अलग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी सेम ही होते हैं जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए ही बिजनेस क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राइज टू अचीव सम सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दीज ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन बिलो। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। देखो, जो मैनेजमेंट है उसके अंदर हम कुछ ना कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो जो अचीव करना चाह रहे हैं वही तो हमारे टारगेट्स हैं, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपको दिख रहे होंगे। पहला क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको आपने अभी पिछले स्लाइड के अंदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मैंने इसको नाम दिया था। ठीक है, उससे जाना वो एक ही चीज होती है वो भी। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड टाइप इसका कौन सा है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स किस रिलेटेड होते हैं, सीधे सीधे हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, इसके अंदर हमारा बिजनेस रन कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है हमारा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये किस रिलेटेड होते हैं हमारे, ये हमारे बिजनेस के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, ये उनसे रिलेटेड होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। समझ गए? अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोला जा सकता है, दोनों एक ही बात होती है। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशनल या फिर जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इसको आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब होता है वो ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के या फिर जो बिजनेस के अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, यानी कि वो किसी और के नहीं है, यानी कि यहाँ पर बिजनेस अपने बारे में सोच रहा है कि भाई मुझे क्या अचीव करना है। ठीक है, यानी कि जो मेरे पास लोग हैं, जो मेरे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो मेरे पास मटेरियल रिसोर्सेज है, ठीक है, जो भी मेरे पास इनपुट्स हैं, उनको किस तरह से किस मैनर में लगाया जाए, किस बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसको इस्तेमाल किया जाए जिससे कि मेरे खुद के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। ठीक है, अब वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है जो बिजनेस कंसीडर करता है, किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल या फिर आप कह सकते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में। तो पहला इसके अंदर आता है हमारा सर्वाइवल। तो सबसे पहले देखो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर देते हैं, तो सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये नहीं होता कि मैं अगले दिन ही मतलब कि बड़े बड़े जो बिजनेस है उनको पछाड़ दूंगा या फिर मार्केट के अंदर मतलब कि अपना अलग ही नाम बना लूंगा। ऐसा एक दिन में नहीं होता। सबसे पहले आप क्या ट्राई करते हैं कि किसी तरह से मार्केट में टिक जाऊं।
मतलब अपनी कॉस्ट रिकवर कम से कम मेरी हो जाए, जिससे मुझे लॉस ना हो। इसको बोला जाता है मार्केट स्टैंडिंग, ठीक है। यानी कि सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि मार्केट में बने रहना, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर बहुत सारा कंपटीशन चल रहा होता है, आपसे पहले ही बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो जो उन लोगों से मतलब कि आप टक्कर लेने वाले हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा सीखना ही पड़ेगा मार्केट में रह के, ठीक है। तो सबसे पहले बिजनेस क्या डिसाइड करता है कि उसका पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, कि मार्केट में सबसे पहले तो बना रहे, ठीक है। बात की जो होगी वो देखी जाएगी। अब इसका जो बने रहने का मतलब क्या होता है कि कम से कम उसको जो कॉस्ट उसने लगाई है, ठीक है, अपने बिजनेस के अंदर जो भी उसमें कॉस्ट उसकी आई है, कम से कम वो रिकवर हो जाए। प्रॉफिट कम होएगा थोड़ा, मतलब कि तो चल जाएगा, लेकिन उसे थोड़ी कॉस्ट वगैरह रिकवर हो जाए, उसको बंद करने की नौबत ना आए कम से कम, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, वो है हमारे पास क्या, यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट देखो, अब कब तक आप मतलब कि मार्केट के अंदर अपनी कॉस्ट रिकवर करते रहोगे, इससे तो बिजनेस चलने वाला है नहीं। तो इसको चलाने के लिए आपको प्रॉफिट भी अर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न करने के बहुत सारे रीजन है, वो हम थोड़ा बाद में भी पढ़ लेंगे। तो प्रॉफिट अर्न करने से होता क्या है, आफ्टर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वाइवल, ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स अर्निंग प्रॉफिट फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसने क्या बोला यहाँ पे कि जो आपकी कॉस्ट वगैरह आती है उसको रिकवर करने के लिए, उसको कवर करने के लिए आपको प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जो बिजनेस होता है उसके अंदर डे टू डे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सप्लायर की पेमेंट करनी है, ठीक है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नई मशीनरी खरीदनी है, या फिर मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसको अडेप्ट करना है, ठीक है। तो यानी कि रिस्क ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि मान लो कि सामने वाले एक जो आपके सामने किसी और का बिजनेस है, ठीक है, तो क्या करता है मार्केट के अंदर जो दूसरा बिजनेसमैन है वो, या फिर जो बिजनेस हाउस है, तो वो क्या करता है अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देता है अपनी एक अलग ही स्कीम के साथ में, ठीक है। और उसने मान लो कुछ ऑफर दे दिया, तो आप क्या चाहते हैं कि यार मेरा सामान तो ऐसे बिकना बंद हो जाएगा, तो मुझे भी कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, इस रिस्क से बचना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। और पैसा कहाँ से आएगा, बिजनेसमैन को तो कोई, जो बिजनेस होता है उसको कोई सैलरी तो मिलती नहीं है, तो बिजनेस का जो मेन पैसा होता है उसका प्रॉफिट ही होता है, जो बिजनेस की कमाई है वो उसकी प्रॉफिट है। यहाँ पे एक लाइन जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर ऑफ बियरिंग रिस्क, ठीक है। यानी कि जो प्रॉफिट है वो क्या होता है कि रिवॉर्ड होता है। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि इनाम है, किसको मिलता है, रिस्क टेकर को मिलता है। यहाँ रिस्क टेकर कौन होता है, इसका प्रोपराइटर होता है, इसका मालिक होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, वो है हमारा ग्रोथ, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, मार्केट में आप टिक भी गए, ठीक है, आपने मतलब कि अपनी कॉस्ट वगैरह भी रिकवर करना स्टार्ट कर दिए, उसके बाद आपने प्रॉफिट भी अर्न करना शुरू कर दिया है। अब कब तक ऐसे चलता रहेगा कि आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, उसको रख लिया इकट्ठा करके, ठीक है, या फिर आपने खर्च कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहता, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप प्रॉफिट कमाते जा रहे हो उसको आपको दोबारा से इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, जिससे आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो हो सके, बढ़ सके। अब ग्रो होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया और आपने एक और ब्रांच खोल दी, ठीक है, आपकी जो बिजनेस है उसकी आपने एक और ब्रांच खोल दी, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो, every business must grow and expand its activities. Growth of a business organization can be measured in terms of sale. अब आपको अगर मेजर करना हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपको मतलब देखने से कैसे मालूम पड़ सकता है, अगर किसी बिजनेस को आप देखो बाहर से तो उसकी सेल कितनी हो रही है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सेल का मतलब क्या हो रहा है, इसकी जो भी सेल वगैरह टर्नओवर वगैरह वो कितनी है, अगर वो बहुत ज्यादा है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये ग्रोथ हो रही है इसकी, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उसके अंदर काम करते हैं। देखो कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उसको उतने ही एम्प्लॉय की जरूरत है, मतलब उसका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड अभी नहीं हुआ है। अगर आप देखते हैं कि कहीं पे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बिजनेस की नीड बढ़ चुकी है। नीड कब बढ़ेगी, जब बिजनेस का फैलाव होगा, जब बिजनेस एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर यानी कि वो कौन कौन सी चीजें जिसके अंदर बिजनेस डील करता है, ठीक है। अब जैसे आपको बहुत सारी कंपनीज आपको मालूम होगा कि जो स्टार्टिंग में आई थी तो फोन वगैरह बनाया करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या करा, लैपटॉप लाइन में भी आ गए वो, ठीक है। अब एसेसरीज भी बनाते हैं, मतलब कहने का मतलब बहुत सारी चीज, टीवी बनाते हैं वो, समझ गए। तो उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिसके अंदर बिजनेस डील करता है। अगर आप सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका अलग ही डायमेंशन होती है। अगर आपको और ज्यादा प्रोडक्ट ऐड करने हैं अपने बिजनेस लाइन में, ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग ही एक सेटअप करना पड़ता है, अलग ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है पूरा का पूरा। और वो कब कर पाएंगे आप, जब आप खुद इस काबिल होंगे कि उन खर्चों को, उन कॉस्ट को मैनेज कर पाए, ठीक है। और वो कब होगा, जब आपका मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट बचा हुआ आपके पास सेव हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। तो ये मैनेजमेंट के वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सीधा सीधा किससे रिलेटेड होते हैं, सोसाइटी से। अब यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो मैनेजमेंट अपने ट्राई करेगा इसको अचीव करने के लिए, जैसे कि प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी
प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट ट्राई करता है कि जो प्रोडक्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो पहला क्या हो, देखो जो हम सोसाइटी के अंदर लोग हैं, ठीक है, वो हम क्या चाहते हैं बिजनेस से कि जो हमें सामान मिल रहा है वो एक तो अच्छी क्वालिटी का हो, ऊपर से रीजनेबल प्राइस में हो। रीजनेबल प्राइस का मतलब क्या होता है कि जितना उसकी क्वालिटी के हिसाब से बनता है वो प्राइस हमसे वो चार्ज करे, ना तो बहुत ज्यादा टू एक्सपेंसिव हो, ना तो बहुत ज्यादा मतलब कि कम हो। रीजनेबल का मतलब जस्ट उसी क्वालिटी को मैच करता हुआ उसका प्राइस रखा जाना चाहिए। तो ये क्या होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इसका एग्जांपल में, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो तो जो बिजनेस है वो काम कहाँ पे कर रहा है, सोसाइटी में काम कर रहा है, तो उसका फर्ज बनता है कि अगर उसको काम करने के लिए काम करवाने के लिए लोगों की जरूरत पड़े तो वो अल्टीमेटली उसकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो सोसाइटी से ही होनी चाहिए। यानी कि बिजनेस के अंदर काम करने वाले लोग कौन होने चाहिए, जो उसके आसपास की सोसाइटी से बिलोंग करते हो। थर्ड इसके अंदर है हमारे पास अडॉप्टिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि देखो बहुत सारी सी इंडस्ट्री होती है जो कुछ ना कुछ, जैसे कोई केमिकल इंडस्ट्री हो गई, तो क्या करती है जब भी वो किसी चीज का प्रोडक्शन वगैरह करती है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज हो जाते हैं जो कि एयर पॉल्यूशन वगैरह का कारण बनते हैं। तो जो भी एनवायरमेंट है, जो भी बिजनेस काम कर रहा है वो उसको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जिस भी तरीके का वो इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्शन कर रहा है उससे कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। अगर एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो अल्टीमेटली इसकी जो आसपास जो सोसाइटी है उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फोर्थ इसके अंदर आता है प्रोवाइडिंग बेसिक अम्यूनिटीज सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे जो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इसमें क्या प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही होती है कि जो जो बेसिक अम्यूनिटीज होती है, यानी कि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में गए, वहां पे आपने क्या करवा दिया, एक पानी के लिए आरओ लगवा दिया जिससे कि वहां के बच्चे पानी पी सके फिल्टर का, ठीक है। तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। इसके बाद हम लास्ट इसके अंदर है गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज मतलब वो लोग हैं जो मतलब कि अपने जिनके पास मतलब काम नहीं है या फिर जो पिछड़े लोग हैं सोसाइटी के, तो उनको मतलब कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके। अब इसके बाद थर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास है पर्सनल या फिर इसको बोल सकते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सीधा सीधा किससे रिलेटेड होते हैं, बिजनेस के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं। अब देखो एम्प्लॉयज के लिए अलग से हमने ऑब्जेक्टिव्स का ये सेट क्यों बनाए, क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है उनकी हमारे लिए। तो देखो जो एम्प्लॉयज होते हैं इनको हम ह्यूमन रिसोर्स भी बोल सकते हैं, तो जो एम्प्लॉयज है काम करने के लिए बिजनेस के अंदर, ये बहुत ज्यादा एक मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होती है हमारे लिए, ठीक है। कैसे होती हैं, जैसे मान लो कि आपको कुछ प्रोडक्शन करना है तो आपने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें ले ली, बहुत एडवांस आपके मशीन्स हैं, सब कुछ एक फाइन क्वालिटी का आपके पास रॉ मटेरियल है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको एक कमरे में रख दो, बहुत सारी मशीन आपने रख दी उसके अंदर, ठीक है, रॉ मटेरियल रख दिया, तो इससे क्या होगा कि आपका काम जो है वो तैयार हो जाएगा बनके, ठीक है, जो भी आपके गुड्स हैं वो क्या तैयार हो जाएंगे बनके, ऐसा नहीं होगा। उसको मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए या क्या चाहिए होगा, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होंगे, यानी कि एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। तो एम्प्लॉयज हमारे लिए क्या होता है, बहुत मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होती है किसके लिए, बिजनेस के लिए। और एक सेटिस्फाइड और एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय अगर होगा तो वो अपना बेस्ट दे पाएगा, ताकि और इससे होगा क्या कि वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर पहला है हमारा क्या प्रोवाइड करना, कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। देखो तो जो नीड है एक एम्प्लॉय है वो आपके साथ आगे क्यों जुड़ा है, कि बिजनेस के साथ आगे क्यों जुड़ा है, क्योंकि उसकी कुछ फाइनेंशियल नीड है, वो कुछ पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप उसे एक कॉम्पिटिटिव सैलरी देंगे तो वो क्या करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट देने का अपना पूरा 100% ट्राई करेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब क्या होता है कि जो भी उसकी स्किल के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से, ठीक है, जो भी वो परफॉर्म करता है उसके अंदर काम परफॉर्म करता है उसके हिसाब से जो भी उसके कंपेंसेशन बनता है, अगर आप उसको उतना पे कर रहे हो जितना मार्केट के अंदर अभी चल रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर काम के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव सैलरी। एंड पर्क, पर्क का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो भी आप उसको मनी के असाइड, यानी कि मनी के अलावा जो भी आप उसको कुछ देते हो तो उसको बोला जाता है यहाँ पे पर्क। आपने उससे क्या कर दिया, जैसे कि मान लो एक एम्प्लॉय आपने हायर किया जो कि किसी और स्टेट से है, तो आपने उसको रहने के लिए घर दे दिया मान लो, ठीक है, या फिर आप वो थोड़ा मान लो दूर रहता है तो उसको आपने एक कार लेके दे दी, ठीक है। तो इसको मतलब कि पर्क में आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद क्या है, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखो जिस कंडीशन में वो काम करते हैं, अगर वो क्या होगा, क्लीन होगी, ठीक है, हाइजीनिक हेल्दी कंडीशन होगी, तो क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है वो भी मतलब कि अपना बेस्ट दे पाएंगे, काम करने में उनका भी मन लगेगा। इसके बाद सोशल नीड्स सच एज पीयर रिकॉग्निशन।
पीयर रिकग्निशन का मतलब क्या होता है कि उनको मतलब कि एक तरह से अप्रेज करना, ठीक है, यानी कि जो भी उसके साथ में काम करने वाले कुलीग्स वगैरह होते हैं उनके मन में एक मतलब कि एक बोल सकते हैं डिग्निटी का भाव है एक दूसरे के लिए, ठीक है, कि हाँ भाई इसने ये काम किया है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे हायर लेवल नीड्स सच एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी किसके अंदर हमने इंक्लूड किया है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। कैसे, इससे भी ये भी किस रिलेटेड है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है। ग्रोथ का मतलब अगर कोई पर्सन कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको मतलब कि आपने प्रमोशन कर दिया, ठीक है, यानी कि अभी जो उसकी डेजिग्नेशन थी उससे आपने उसको अपवर्ड ट्रांसफर कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं। किसका एग्जांपल है, ग्रोथ का एग्जांपल है ये, ठीक है। डेवलपमेंट के अंदर क्या आ सकता है कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी स्किल जिसके अंदर वो पर्सन लैक कर रहा था तो आपने उसको वो सिखा दिया। अब वो देखो डेवलपमेंट क्यों बोला है इसको, क्योंकि ये उसका ओवरऑल हेल्प करेगा। अगर वो इस बिजनेस में काम करता है आपके तो वहां तो उसको मतलब कि हेल्प करेगा, लेकिन अगर वो किसी और बिजनेस में भी जाके काम करना चाहेगा ना तो उसको वो चीजें वहां पर भी काम आएगी। ऐसा नहीं कि वहां जाके वो चीज भूल जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जो हम करते हैं इसको करने की जरूरत क्या है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो हम इसके अंदर बात करते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंस आती है, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ये है कि ये हमारे ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। अब ये जो ग्रुप गोल है इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्रुप गोल को आप कॉमन गोल्स भी बोल सकते हो या फिर इसको आप एक और नाम से जानते हो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखो मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है, ताकि अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव किया जा सके। अब बिजनेस के अंदर जो भी गोल्स होते हैं, तीन तरह के इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे अभी आपने देखा, ठीक है, एक इंडिविजुअल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल होता है और एक आपका सोशल होता है। तो उसके अंदर प्रेफरेंस किसको दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्रेफरेंस इसके अंदर दी जाती है। तो देखो इसके अंदर काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, उस पूरे के पूरे ग्रुप को एक टीम की तरह काम करने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। जब वो एक टीम में काम करते हैं तो उनके जो भी एफर्ट्स होते हैं वो एक कॉमन डायरेक्शन में वो डाइवर्स कर देता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे कि जो मैनेजमेंट है वो किस चीज में हेल्प कर रहा है, हमारे ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। सेकेंड इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब देखो एफिशिएंसी की जब बात आती है तो हम क्या समझते हैं इसके अंदर कि देखो जब एफिशिएंसी आएगी इसका मतलब है कि हम कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट क्या करता है, वो सारे का सारे सिस्टम तैयार कर देता है जहां पे किसी कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाती है कि कब कौन क्या काम करेगा, कैसे किया जाएगा, सब की सब प्लानिंग आप एडवांस में करके चलते हो, ठीक है। तो आपने पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया है जहाँ पे हर किसी को अपना रोल मालूम है, हर किसी को ये मालूम है उसे क्या काम करना है, कब करना है, किन चीजों का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। तो इससे होता क्या है कि कॉस्ट कम से कम आती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। अगर आप उतने मतलब कम से कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट देते हो तो उसको क्या बोला जाएगा, अगर आपने वेस्टेज भी नहीं करी है तो उसको बोलते हैं कि आपने काम एफिशिएंटली किया, ठीक है, आप एफिशिएंसी दिखा रहे हो उसमें। थर्ड इसके अंदर जो इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तब हमने क्या देखा था कि जो मैनेजमेंट है वो एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब कि देखो जो जिस एनवायरमेंट में बिजनेस काम कर रहा है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, हर दिन कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता रहता है। तो उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी, मैनेजमेंट को भी अपने आप को इस हिसाब से बदलना पड़ता है, अपने गोल्स बदलने पड़ते हैं, कई बार अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ता है, ठीक है। अब वो काम करने का तरीका देखो बदलने का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम के अंदर थोड़ा चेंजेस लाएं, ठीक है, वो अपनी हैबिट्स को थोड़ा बदलें, समझ गए। तो देखो होता ये है कि कई बार जो इसके अंदर काम करने वाले लोग हैं वो इस चेंज को रेजिस्ट करते हैं, यानी कि वो मना करते हैं कि देखो हम इस चेंज को कहने का मतलब क्या होता है कि आप उनको कुछ समझाओगे कि आप काम आपको ऐसे करना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको थोड़ा रेजिस्ट करेंगे, मतलब काम करने से इस तरह से थोड़ा हानाकानी करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या करता है, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आना भी किसका काम होता है, मैनेजमेंट का, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाया जा सके। ऐसा ना हो कि मतलब कि एक बार जो आपने एक बेसिस सेट कर दिया, बेंचमार्क सेट कर दिया, सारा काम उसी तरीके से होता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बदलेगी तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी इस हिसाब से बदले। तो ऐसा कौन कर पाता है, मैनेजमेंट। फोर्थ इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या मैनेजमेंट सिर्फ अपने खुद के टारगेट्स पूरा करने के लिए, अपने बिजनेस के गोल्स पूरा करने के लिए बना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किस में हेल्प करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में भी हेल्प करता है। कैसे करता है हेल्प, देखो तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उन जो भी लोग इसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं
उनको ये बताएगा कि आप किसकी तरफ काम करें, आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ काम करें। ठीक है, तो आपके पर्सनल गोल भी साथ के साथ अचीव होते चले जाएंगे। इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर ए है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके अपने ऑब्जेक्टिव हैं कि वो क्या चाहता है, उसकी सैलरी मतलब बढ़े। ठीक है, अब वो अगर वो इसी चीज के पीछे भागता रहे बार बार, मतलब कि इसी चीज पे इंसिस्ट करता रहे कि उसकी सैलरी बढ़ाई जाए, तो उससे क्या होगा, एक मतलब कि एक अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैनेजमेंट क्या करता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं जनरली, वो उनको विश्वास दिलाते हैं कि आपको किसकी तरफ काम करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ काम करना है। अगर आप मान लो कि एक कंपनी ने टारगेट सेट किया है कि उसको इतना प्रोडक्शन करना है, इतनी सेल्स करनी है, अगर आप उसके टारगेट्स को पूरा करने के लिए काम करेंगे तो बिजनेस ग्रो करेगा। जब बिजनेस ग्रो करेगा तो आप भी ग्रो करेंगे। तो बात तो वही आ गई ना, मतलब सबसे पहले आपको किसकी तरफ काम करना है, कॉमन गोल पूरे करने। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपके पर्सनल गोल पूरे खुद ही होते चले जाते हैं। इसकी जो लास्ट इंपॉर्टेंस है वो है हमारे पास मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और एक इस काम और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये कि ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करता है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे करता है, हमने इस पिछली स्लाइड में पढ़ी लिया है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्या करता है, ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है उनको। ठीक है, कम से कम प्राइस में प्रोवाइड करता है, जिससे वो लोग भी इसको अफोर्ड कर पाए जो शायद मतलब कि पहले नहीं कर पाते थे। ठीक है, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट आएगी तो क्या होगा, लोगों के पास एक आमदनी का जरिया होगा। ठीक है, उनके पास एक पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो लोग अपने ऊपर खर्च कर पाएंगे। इससे क्या होगा, उनका थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीने के तरीके में सुधार आएगा। ठीक है, तो इससे भी क्या हो रहा है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना। अब नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से बिजनेस को तो फायदा होता ही होता है, सोसाइटी को भी फायदा होता है, उन्हें इनोवेटिव चीजें मिलती है देखने के लिए। समझ गए? तो इसमें इतना ही था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये 5 पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किए। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें।